नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी हिस्ट्री की सीरीज में बहुत सारी वीडियोज पढ़ चुके हैं। लगभग 12 से 13 क्लासेज में अभी तक डाल चुका हूं और आगे की क्लासेज हम रन करेंगे। कंटिन्यू ये पूरा हिस्ट्री का सेशन चलेगा, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनका सेशन भी स्टार्ट इसी प्रकार से हम करेंगे। अब सबसे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे व्यूज को बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा इसको शेयर करिए। सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप शेयर करें। उसमें कोई आपको नीचापन देखने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई से संबंधित वीडियो है, तो इसको अगर आप शेयर भी करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचता हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें चैनल को जो नए व्यूअर हैं। साथ ही मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो नए व्यूअर हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो पिछली वीडियोज को जरूर देखें, क्योंकि उनसे उनका एक रिदम बन जाएगा हिस्ट्री को सीखने में। चलिए, तो आज की हम बात करेंगे। आज हम कुछ विदेशी आक्रमणकारियों को पढ़ेंगे जिनमें यवन, शक और पहलवों को हम समझेंगे। भारतीय इतिहास में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों का शासन हुआ। कुछ ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाया, जिन्होंने अपनाया वो आगे तक गए और जिन्होंने नहीं अपनाया वो यहाँ से उखाड़ फेंक दिए गए। यानी आप अगर किसी क्षेत्र में अपना शासन चलाना चाह रहे हैं तो वहाँ के लोगों में आपकी एक छवि होनी चाहिए और वहाँ के लोगों की जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग आपकी भी विचारधारा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उनके अनुसार बनानी चाहिए। अगर उस प्रकार का आप करेंगे तो जाकर के शासन कर पाएंगे। भारत में यवन, शक और पहलव इन्होंने यही चीज की। इन्होंने क्या किया? प्राचीन भारत की बात है, आज से 2000 वर्ष पहले इन्होंने भारतीयों की जो विचारधारा थी, भारतीयों की जो संस्कृति थी, भारतीयों पे जिस धर्म का ज्यादा प्रभाव था उनको अपनाना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने जब उनको अपनाया तो भारतीयों ने भी इनको अपनाना शुरू कर दिया। और बाद में तो शक शासक रुद्रदामन ने बहुत सारे स्वयंवरों में भाग लिया, यानी बहुत सारी भारतीय रानियों, राजकुमारियों से विवाह किया था। वो यहां पर शासक बनने के बाद की बात है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले यवनों की, फिर उसके बाद शकों की और फिर उसके बाद पहलवों की, कि इनका क्या प्रोसेस रहा भारत में आने का। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था तो पाटलिपुत्र में घनानंद का शासन था, नंद वंश के शासक का। उसके बाद सिकंदर भारत से लौट गया तो पश्चिमोत्तर भारत को जो यवनों से जीता था। यवन कौन थे? यवन थे इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी, वे यूनानियों के वंशज जो भारत में ही रह गए थे, भारत के इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर शासन करने लग गए थे। सिकंदर के जाने के बाद वो हिंद यूनानी कहलाए। तो हिंद यूनानी वो लोग थे, उन्हें यवन कहा गया या इंडो ग्रीक कहा गया। ठीक है, तो इन्होंने इस क्षेत्र पर शासन शुरू किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने के बाद ये संपूर्ण जो पश्चिमोत्तर भारत था, अफगानिस्तान तक का एरिया कंट्रोल में कर लिया था। बाद में जब अशोक राजा बना था तो अशोक के टाइम तक भी ये पूरा क्षेत्र उसके कंट्रोल में रहा, लेकिन अशोक के उत्तराधिकारी निर्बल हुए, इस कारण ये पश्चिमोत्तर का क्षेत्र जो है वो पुनः यवनों का प्रसार का माध्यम बना और यवन पुनः इस स्थान पर आने लग गए। तो थोड़ा समझेंगे कि हुआ क्या था कि सिकंदर जो है, जब उसकी मृत्यु हुई तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वह सीरिया का राजा बन गया। सेल्यूकस निकेटर कहां का राजा बन गया? सीरिया का राजा बन गया। सेल्यूकस निकेटर के बाद एंटियोकस प्रथम और एंटियोकस सेकंड शासक बने। जब एंटियोकस द्वितीय शासन कर रहा था उस समय बैक्ट्रिया का जो क्षेत्र था, ठीक है, कौन सा क्षेत्र? बैक्ट्रिया क्षेत्र और एक पार्थियन क्षेत्र, ये दोनों पहले यवनों के कब्जे में हुआ करते थे। पार्थियन एरिया और बैक्ट्रिया का एरिया। पार्थियन जहां से पार्थियन या पहलव निकलेंगे और दूसरा था बैक्ट्रिया जहां से यवन और शक निकलेंगे। तो एंटियोकस द्वितीय जो था, इसके टाइम पर एक यवन था डायोडोटस। क्या नाम था? डायोडोटस। इसने स्वतंत्रता स्थापित कर ली, यानी इसने इस बैक्ट्रिया क्षेत्र में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब एंटियोकस द्वितीय, उसके बाद आपके सेल्यूकस सेकंड, सेल्यूकस थर्ड, इन लोगों की इतनी क्षमता नहीं थी कि इसको पराजित कर सकें, इसलिए यह स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हुआ। यानी अगर आपसे यह प्रश्न करें कि बैक्ट्रिया में, बैक्ट्रिया यानी कि बल्क, बैक्ट्रिया यानी कि
बल्ख क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में जो वर्तमान में अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में लगता है वो क्षेत्र है बैक्ट्रिया बल्ख। तो बल्ख में या बैक्ट्रिया में प्रथम स्वतंत्र यूनानी शासक कौन था? तो वो था डायोडोटस। अच्छा, अब कुछ बच्चे इन सारे नामों को देख करके सोच रहे होंगे कि इतने सारे अजीब नाम हम कैसे याद करेंगे। तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊं, इतने सारे नामों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल अपने दिमाग में इन राजाओं के नामों की थोड़ी छवि स्थापित करनी है कि अगर कोई प्रश्न आए तो उसमें आपको केवल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ना कि इन नामों को रटना है। ठीक है, नामों को रटने की आवश्यकता नहीं है, और इनके रटने के पीछे कहीं तुम एक एक नाम को रटने में लग जाओ तो उससे कुछ हल नहीं होने वाला। आपको केवल इतना आना चाहिए कि आप जब 4 ऑप्शन दिए जाए तो उनमें से एक ऑप्शन आप छांट सकें। ठीक है, तो डायोडोटस जो था इसने बैक्ट्रिया के क्षेत्र में स्वतंत्र यवन सत्ता की स्थापना कर दी थी, लेकिन डायोडोटस जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो इसका जो बेटा था डायोडोटस द्वितीय, उसको पराजित कर दिया यूथिडेमस ने। यूथिडेमस ने उसको पराजित किया और यूथिडेमस ने इस बैक्ट्रिया के क्षेत्र पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। यूथिडेमस ने इसी टाइम पे आक्रमण किया था सुभगसेन पर। यह भारत का एक राजा था और इस समय भारत में पाटलिपुत्र पर जो शासन कर रहा था वो मौर्य वंश का राजा था बृहद्रथ। बृहद्रथ के समय ही सुभगसेन से यूथिडेमस ने 206 बीसी से पहले क्या किया था, 500 हाथी उपहार में लिए थे। इसका आशय यह था कि जो मौर्य वंश था वो बहुत ही कमजोर हो चुका था, और मौर्य वंश की जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, भारत में शासन करने वाले जो सबसे बड़े राजवंश की केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, निर्बल हुई, तो विदेशियों को मौका मिला भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में घुसने का। ठीक है, तो वहां से यवनों का भारत में प्रसार शुरू हो गया। जब अशोक और चंद्रगुप्त थे तो इनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि भारत में प्रवेश कर सकें। उन्होंने इन्हें 100 वर्षों तक भारत से बाहर बनाए रखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद अशोक जो उसका उत्तराधिकारी हुआ तब तक उनका नहीं प्रवेश कर पाए। लेकिन जब अंतिम राजवंश इसका चल रहा था, मौर्य वंश के अंतिम शासक चल रहे थे, तो उनके टाइम ये पश्चिमोत्तर भारत से घुस गए। इससे हमारे भारत की केंद्रीय शक्ति की निर्बलता का प्रतीक जो है आशय हमें होता है। अब यहां समझिए कि यूथिडेमस जब इस क्षेत्र को जीता था तो उसके बाद जब इसका बेटा राजा बना डेमेट्रियस, तो डेमेट्रियस ने इस क्षेत्र से आगे के क्षेत्रों पर प्रसार किया। उसने तक्षशिला और साकल, इसके अलावा जो ये सिंधु नदी के पश्चिम का जितना भी क्षेत्र था कंप्लीटली उसने अपने कब्जे में कर लिया। डेमेट्रियस ने उसी समय भारत में एंटर होकर के मथुरा, पांचाल और पाटलिपुत्र तक एंट्री मारी थी, यानी ये पाटलिपुत्र तक आ गया था। उस टाइम भारत में बृहद्रथ का शासन था जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था। पुष्यमित्र शुंग उसका सेनापति था। तो पुष्यमित्र शुंग को लगा कि बृहद्रथ की कमजोरी की वजह से आज भारत में यवनों का प्रसार हो गया है। जो यवन भारत में नहीं घुसने की हिम्मत नहीं करते थे, जो यवन पहले पराजित कर दिए गए थे भारत की केंद्रीय शक्ति द्वारा, आज वह उसी भारतीय की केंद्रीय शक्ति की राजधानी पर आक्रमण कर चुके हैं। तो उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, कुछ सरदारों के साथ मिलकर के बृहद्रथ की हत्या कर दी और भारत में शुंग वंश की नींव डाली, और उसके बाद डेमेट्रियस पर धावा बोल दिया। डेमेट्रियस को पीछे की तरफ धकेला और डेमेट्रियस को पुश करता हुआ वो सिंधु नदी तक वापस ले आया। यानी सिंधु के पूर्व का जितना भी क्षेत्र था वो पुनः भारत के शुंग वंश के अधीन आ गया। और जो वासुमित्र था, ये पुष्यमित्र शुंग का क्या था, पोता था। इसने जब पुष्यमित्र शुंग ने उसी टाइम पे अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध यज्ञ वही राजा कर सकता था जिसके घोड़े को कोई पकड़ने की हिम्मत ना कर सके, किसी की क्षमता ना हो उसके घोड़े को पकड़ने की। तो इसलिए उस समय का सबसे बड़ा राजा पुष्यमित्र शुंग था, और वासुमित्र ने उस जमाने में यवनों को सिंधु नदी के दाहिने किनारे पराजित किया था। तो वो संभवतः डेमेट्रियस नामक राजा था जिसको पराजित किया गया। जब डेमेट्रियस भारत के साथ उलझा हुआ था उसी समय यूक्रेटाइडीज कौन था, ये उस समय बैक्ट्रिया का ही एक व्यक्ति था। डेमेट्रियस का राज बैक्ट्रिया पे तो ही था, बैक्ट्रिया से सोग्डियाना तक राज्य इसका था आपके डायोडोटस का, और यूथिडेमस का शासन जो था वो शुभगसेन के क्षेत्र तक हो गया। डेमेट्रियस ने से सिंधु नदी तक ला दिया। तो डेमेट्रियस जब इधर भारत में उलझा हुआ था तो बैक्ट्रिया में ये यूक्रेटाइडीज जो था इसने यहां पर शासन करना स्टार्ट कर दिया, विद्रोह करके शासन अपने हाथ में ले लिया। यह घटना थी 171 ईसा पूर्व की। ठीक है, तो डेमेट्रियस का क्षेत्र किसने कंट्रोल में कर लिया,
यूक्रेटाइडीमीज ने। ये जो दो लोग थे, यानी एक यूथिडेमस वंश और दूसरा यूक्रेटाइडीज वंश, इन दोनों वंशों ने, जो दोनों के दोनों ही यवन थे, इन दोनों वंशों ने पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना स्टार्ट कर दिया। यूक्रेटाइडीज ने संभवतया डेमेट्रियस को पराजित किया और तक्षशिला के क्षेत्र पर कंट्रोल किया। इस यूक्रेटाइडीज वंश का शासन इस तक्षशिला पर रहा और इसका जो डेमेट्रियस वंश था या यूथिडेमस वंश का था, इसका शासन कहां पे आ गया? साकल के क्षेत्रों में। यानी उत्तर का जो क्षेत्र था, उत्तर वाला क्षेत्र, ये तो किसके कब्जे में आ गया? यूक्रेटाइडीज वंश के। और जो दक्षिण का क्षेत्र था वो यूथिडेमस वंश के क्षेत्र शासन में आ गया। यानी इस प्रकार से इनका शासन हो चुका था। मथुरा तक का क्षेत्र जो था वो इनके अधीन आ गया था, जो यूथिडेमस वंश था। जब शुंग वंश कमजोर हुआ तो शुंग वंश के कमजोर होने के बाद इस क्षेत्र पर जो है मथुरा तक का इनका प्रसार हो चुका था। अब यहां ध्यान दीजिए, डेमेट्रियस के बाद उसका भाई अपोलोडोटस राजा बना, लेकिन ये कुछ समय ही रहा। अपोलोडोटस के बाद राजा बना मिनांडर। अपोलोडोटस के बाद राजा कौन बना? मिनांडर। मिनांडर को ध्रमिकस और रामायण में कर्दम के नाम से जाना गया। वैसे इसे भारतीय इतिहास में मिलिंद के नाम से वर्णित किया गया है। मिलिंद, मिलिंद पर एक पुस्तक लिखी गई है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का आशय है मिलिंद के प्रश्न, जो लिखी थी बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। जब मिलिंद या मिनांडर भारत में शासन कर रहा था, इसकी राजधानी थी साकल या सियालकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है, वो इसकी राजधानी थी। और नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से इसका शास्त्रार्थ हुआ और जो इसके कुछ प्रश्न थे मिनांडर के दर्शन से संबंधित, एक दार्शनिकता से संबंधित, उन प्रश्नों का नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने निराकरण किया। तो ये जो मिनांडर था, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया और इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। इस प्रकार से अब ये जो यवन थे, ये भारतीय धर्म से प्रभावित हो गए और इन्होंने भारतीय धर्म को मानना शुरू कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मिनांडर ने जिस क्षेत्र पर शासन कर रहा था, उस क्षेत्र में अधिकतर लोग बौद्ध थे, इसलिए इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जो इसका एक राजनीतिक कारण था। जो भी रहा हो, लेकिन भारतीय धर्म को यवनों के द्वारा अपनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो मिनांडर के बाद स्ट्रेटो फर्स्ट और स्ट्रेटो सेकंड ये राजा बने और स्ट्रेटो द्वितीय को एजेज द्वारा पराजित करके और अपना शासन स्थापित किया गया था। और एजेज जो था वो एक शक था। कौन था? एक शक था। दूसरी तरफ जो शासन कर रहा था वो यूक्रेटाइडीज वंश था। यूक्रेटाइडीज जो था उसको मारा उसके बेटे हेलियोक्लीज ने। हेलियोक्लीज के बाद एंटियालकीड्स हो गया। एंटियालकीड्स जो था, इसके समय हेलियोडोरस भारत आया था। हेलियोडोरस को विदिशा भेजा गया था। विदिशा कहां पड़ता है? विदिशा यहां पे था। पूर्वी मालवा का जो क्षेत्र था उसकी राजधानी उस समय विदिशा थी। तो विदिशा भेजा गया हेलियोडोरस को। और इस समय पाटलिपुत्र में जो शासन कर रहा था वो शुंग वंश का राजा था भागभद्र या भागवत। तो भागभद्र या भागवत के समय ये विदिशा में आया। कौन? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस किसके समय का था? एंटियालकीड्स का राजदूत था। ये भारत आया और हेलियोडोरस भी भारतीय भागवत धर्म से प्रभावित हुआ, इसलिए इसने विदिशा में बेशनगर में गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज का निर्माण कराया, विष्णु ध्वज का निर्माण कराया और ये विष्णु भगवान के मंदिर के सामने स्थापित कराया। यानी अब जो यूनानी थे या यवन थे वो भारतीय धर्मों से प्रभावित हो गए। मिनांडर हुआ, मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपनाया था। ये कौन था? एक राजदूत था जो यूक्रेटाइडीज वंश के एंटियालकीड्स राजा का राजदूत था। एंटियालकीड्स का शासन कहां था? तक्षशिला। ये समझ लेंगे कि ये जो यूक्रेटाइडीज वंश था, इनकी राजधानी थी तक्षशिला और डेमेट्रियस वंश की जो राजधानी थी वो थी साकल या सियालकोट। तो चलिए अब हम बात करेंगे शकों की। ठीक है, यवनों को हम समझ चुके हैं, यवनों को हम पढ़ चुके हैं। यवनों का प्रसार जो था वो पश्चिमोत्तर भारत पर था और इनकी दो शाखाएं थी। एक था यूथिडेमस वंश और दूसरा था यूक्रेटाइडीज वंश। यूथिडेमस वंश का शासन तक्षशिला पर और यूक्रेटाइडीज वंश का शासन साकल पे था। ठीक है, अब हम शकों की बात करेंगे। शकों ने क्या किया था? इनको पुश किया था। शक जो मूल रूप से आए थे वो सीर दरिया से आए थे। सीर दरिया एक क्षेत्र था जो बैक्ट्रिया के उत्तर में पड़ता था। उस क्षेत्र से निकले थे शकों को पुश किया था पहलवों ने। देखो ये एक ऐसा प्रोसेस था, थोड़ा समझने की कोशिश करना
कि जब भारत पर शासन कर रहे थे मौर्य, तो उस समय इधर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उसके बाद यवनों का शासन यहाँ पे हो गया था। इधर शुंग वंश का शासन शुरू हो गया था, तो इधर यवनों का शासन शुरू हो गया था। इधर शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का शासन शुरू हो गया था, तो यहाँ पर शकों का शासन शुरू हो गया था। इधर शुंग वंश के बाद यहाँ पे एक छोटे राजवंश, जो छोटे मोटे राजवंशों का शासन हुआ था, तो यहाँ पर कुषाणों का शासन हो गया था। यानी पश्चिमोत्तर भारत पर एक प्रकार से जिनका बैक्ट्रिया पर शासन था, उन लोगों ने भारत की तरफ आगे बढ़े और पीछे से एक दूसरी शाखा आती थी और वो उन्हें बैक्ट्रिया से भारत की ओर खदेड़ देती थी। यानी कि एक प्रोसेस था कि बैक्ट्रिया ने एक टर्निंग पॉइंट स्थापित किया भारत के इतिहास में। जैसे पहले यवनों का क्षेत्र था, यवनों में फिर यवनों के जो राजा थे सेल्यूकस के बेटे एंटियोकस द्वितीय, उसके समय जो आपके डायोडोटस था, इसने बैक्ट्रिया को स्वतंत्र किया और वो भारत की ओर उसने शासन शुरू किया। तो पश्चिमोत्तर से ये जो यूक्रेटाइडीज था, इसने यहाँ पर बैक्ट्रिया पर शासन कर दिया, इनको आगे की तरफ पुश कर दिया। ये जो डेमेट्रियस और इनका राज्य था वो इधर रहा। बाद में यूक्रेटाइडीज जो वंश था, उसको शकों ने आगे की तरफ पुश किया और बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। सीर दरिया से बैक्ट्रिया, सीर दरिया में पहलवों ने इनको भगाया था। सीर दरिया से पहलवों ने शकों को हराया था और शकों की दो शाखाएं, एक बैक्ट्रिया पर चली गई और दूसरी सीस्तान आ गई। आपके ईरान होते हुए, पर्शिया होते हुए, पहले ईरान को जीता इन लोगों ने, बाद में सीस्तान पर इन्होंने शासन शुरू कर दिया। ठीक है, पहलव इनके पीछे पीछे आए और पहलवों ने इनको पुश करते हुए इनको भारत में घुसा दिया और वो पीछे से शासन करते आए। शक आगे चलते गए, पहलव पीछे आते गए। पहले यवन थे, फिर शक थे, फिर पहलव थे और फिर पहलवों को पुश किया था कुषाणों ने। किन्होंने किया? कुषाणों ने। ये पूरा एक प्रोसेस था। ठीक है, घबराए नहीं, समझ में आएगा, आराम से समझें, पूरा टॉपिक में क्लियर कराऊंगा। तो कई बच्चे बीच में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं इस वजह से कि ये नाम अटपटे लग रहे हैं, तो इस वजह से आपको छोड़ के नहीं जाना है। अगर थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो ये नाम भी थोड़े थोड़े आपके याद होने लगेंगे और ये चीजें भी समझ में आने लगेंगी, क्योंकि प्रश्न तो यहाँ से आएगा, उसको तो आप नकार नहीं सकते। कि आप सोचें कि आप अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न नहीं आएगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता। कि आंखें मूंद लेने से ये थोड़ी है कि खतरा टल जाएगा, आंखें मूंद लेने से कुछ नहीं होगा, हमें सामना करना है। तो समझिए, यहाँ पे शक जो थे वो सीर दरिया क्षेत्र से आते थे और पहलवों ने सीर दरिया से इन्हें पुश किया और ये बैक्ट्रिया में चले गए। बैक्ट्रिया में एक शाखा गई, दूसरी शाखा ईरान आ गई। जो उत्तरी शाखा थी वो इधर और जो दक्षिणी शाखा थी या पश्चिमी शाखा थी वो ईरान की तरफ आ गई। ये जो पश्चिमी शाखा थी ये सीस्तान में आई। हेलमंड घाटी जो थी, हेलमंड घाटी, वहां पर इन्होंने सीस्तान की स्थापना की। शकों का स्थान था, इसलिए सीस्तान कहलाया ये। इधर से ये बोलन घाटी से एंट्री मारी इन्होंने भारत में। उस टाइम यवनों का शासन था, तो इन्होंने यवनों को पराजित किया और इन्होंने भारत के इन क्षेत्रों पर शासन करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो भारत में एंट्री की थी उस राजा का नाम था मेउज, मेउज या माउज। मेउज, उसके बाद एजेज, एजेज के बाद एजी लिजेज और इसके बाद एजेज सेकंड। इस तरह से इनका शासन रहा। मेउज भारत में आने वाला पहला शक राजा था। भारत में आने वाला पहला शक राजा कौन था? मेउज, जिसने 20 BC के आसपास भारत में एंट्री मारी थी। 20 ईस्वी के आसपास ही आया और एजेज सेकंड 44 AD में इसका शासन, इस शक शासन जो था, जिनका शासन तक्षशिला और साकल पे था, यह समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि इनके पीछे से जो आक्रमण कर रहे थे वो पहलव कर रहे थे। पहलव यानी कि पार्थियन, पहलव यानी कि पहलवों को कहेंगे हम पार्थियन। ठीक है, तो पार्थियन थे पहलव, ये पीछे से इनके आ रहे थे, इस वजह से इनको ये पुश करते हुए चले गए। जैसे इन्होंने पहले बैक्ट्रिया पे शासन किया तो बैक्ट्रिया पे पार्थियन आ गए, फिर इनको यहां से भागना पड़ा। फिर सीस्तान आ गए तो पीछे से पार्थियन सीस्तान आ गए, फिर इनको भारत में एंट्री करनी पड़ी। फिर ये भारत में घुस गए तो पीछे से पहलव भी भारत में आ गए और इस वजह से इनको इन क्षेत्रों में निकलना पड़ा। उज्जैन, नासिक तक इनका प्रसार हो गया। तो समझिए, उसके बाद एजेज राजा बना और एजेज ने भारत में जो है एंट्री मारी थी। एजेज के बाद एजिलिजेज और एजिलिजेज के बाद एजेज द्वितीय भारत में एंट्री मार चुका था। अब ये जो मेउज था, इसकी जानकारी मिलेगी आपके रेहे से मिले सिक्कों से। ठीक है,
तो ये मेओज भारत में एंट्री मारने वाला पहला शक राजा था, लेकिन इनका शासन ज़्यादा लंबे समय इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि पीछे से पार्थियन जो थे या पहलव जो थे वो भारत में एंट्री मार रहे थे। ठीक है, अब ये शाखा समाप्त हो जाती है शकों की लगभग 44 एडी यानी 44 ईस्वी में शाखा समाप्त हो गई। अब कुछ जो शक थे वो भारत में बस चुके थे। ऐसा माना जाता है कि 57 ईसा पूर्व एक राजा था भारत का, उज्जैन का राजा था, जिसका नाम था विक्रमादित्य। ये एक बहुत ही पावरफुल राजा हुआ था विक्रमादित्य। भारत की एक प्रसिद्ध उपाधि थी विक्रमादित्य। भारत में विक्रमादित्य सरनेम वाले 14 राजा हुए थे और विक्रमादित्य वही उपाधि धारण करता था जो किसी विदेशी राजा को पराजित कर देता था। स्कंदगुप्त जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। इसी में विक्रमादित्य नाम का जो राजा उज्जैन का था, इसने शकों को पराजित किया और ये पराजित किया था 57 ईसा पूर्व में, 57 बीसी में। और इसने उस टाइम पर एक संवत चलाया था, उस संवत का नाम था विक्रम संवत। ठीक है, किसके विजय के उपलक्ष्य में? शकों को भारत से भगाने के उपलक्ष्य में इसने कौन सा संवत चलाया था? विक्रम संवत। राजस्थान सब इंस्पेक्टर में ये पूछा गया था। विक्रम संवत का दूसरा नाम है मालव संवत। कब चलाया था? 57 बीसी में ये चलाया था, यानी ईस्वी से 57 वर्ष ये आगे था। तो इसके विक्रमादित्य के पराजित कर देने के बाद संभवतया ये शक मथुरा के आसपास के इलाकों में बस गए थे और यहां पर जो इनकी शाखा शुरू हुई उस शाखा का नाम था शकों की पश्चिमी शाखा। और ये जो शकों की पश्चिमी शाखा थी, ये दो भागों में इन्होंने शासन किया। पहली शाखा थी क्षयरात वंश और दूसरी शाखा थी चष्टन वंश या कार्दमम वंश। ठीक है, पहली शाखा की मैं बात करूंगा क्षयरात वंश की। क्षयरात वंश का पहला राजा हुआ था भूमक। क्षयरात वंश का पहला राजा कौन था? भूमक हुआ। भूमक के बाद इस वंश में राजा हुआ नहपान और नहपान का एक दामाद था जिसका नाम था उशावदात। कई पुस्तकों में इसका नाम ऋषभ दत्त भी मिलता है, उशावदात या ऋषभ दत्त। ठीक है, ये नहपान का दामाद था। नहपान की जो राजधानी थी वो थी मिन्नगर। मिन्नगर ये संभवतया उज्जैन और भड़ौच के बीच थी, उज्जैन व भड़ौच के बीच। इसका अनुमान संभवतया मंदसौर से लगाया जाता है। ठीक है, मिन्नगर नहपान की राजधानी थी और इस नहपान का जो क्षेत्र था वो नासिक महाराष्ट्र से शुरू होता था और अजमेर राजस्थान तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। संभवतया नहपान के समय ही उशावदात ने जो पुष्कर तीर्थ था उस पुष्कर तीर्थ पर मालवों को पराजित किया था। मालवों को पराजित करके पुष्कर तीर्थ पर संभवतया उशावदात का अधिकार था, इसने यहां मालवों को पराजित किया था। तो नहपान जो था इसने उस समय सातवाहनों को भी पराजित किया और सातवाहन जो दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे प्रतिष्ठान में, उनको दक्षिण की ओर पुश कर दिया और दक्षिण की ओर पुश कर दिया तो यहां पर इसने नासिक तक के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। नासिक के जोगलपंथी से इसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और इन मुद्राओं में जोगलपंथी से जो मुद्राएं मिली हैं ये कम से कम बहुत ज़्यादा सिक्के हैं, 8000 के आसपास सिक्के इसके मिले थे, जिनको बाद में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनर्अंकित करवाया था। ठीक है, बाद में जब गौतमीपुत्र सातकर्णी शासक बना तो उसने इस नहपान और उशावदात वाली संपूर्ण क्षयरात वंश की शाखा का उन्मूलन कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो शाखा थी पश्चिमी क्षत्रपों की, क्षयरात वंश की, ये समाप्त हो गई। याद रखेंगे शक जो शासक थे इन लोगों ने उपाधियां धारण की। एक तो मुरंड की उपाधि धारण की, मुरुंड या मुरंड की, और दूसरी उपाधि धारण की क्षत्रप। मैंने आपको बताया था जब ईरानी या हखामनी वंश पढ़ाया था तो बताया था कि हखामनी वंश ने क्षत्रप जो व्यवस्था थी उसका उदय हुआ था उनके समय। जैसे मनसबदारी व्यवस्था का उदय अकबर के काल में हुआ था, इसी तरह क्षत्रप व्यवस्था का उदय
ईरानी या हखामनी वंश के समय हुआ था। तो ये क्षत्रपों की उपाधि धारण करते थे शक राजा, और ये जो थे आपके जैसे नहपान था, ये एक क्षत्रप था। ठीक है, इस प्रकार से क्षयरात वंश का उन्मूलन किसने कर दिया था? आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसका उन्मूलन कर दिया। उसके बाद शाखा शुरू होती है चष्टन वंश या कार्दमम वंश वाली। इसका पहला राजा होता है चष्टन। चष्टन का बेटा हुआ जयदामन, जयदामन का बेटा हुआ रुद्रदामन, रुद्रदामन का बेटा हुआ जीवदामन, जीवदामन का बेटा हुआ रुद्रसिंह, रुद्रसिंह का बेटा हुआ रुद्रसेन। ठीक है, इस प्रकार से शाखा थी। चष्टन इस राजवंश का पहला शासक था और यह संभवतया कुषाणों का सामंत था, कुषाणों का एक क्षत्रप था, इसलिए इसकी एक उपाधि थी क्षत्रप। लेकिन जब इसे लगा कि अब मैं एक पावरफुल क्षत्रप बन चुका हूं, तो इसने कुषाणों की जो शक्ति जब क्षीण होने लगी, तो स्वयं ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और इसने सातवाहनों से उज्जैन को जीत लिया, और उज्जैन को ही चष्टन ने अपनी राजधानी बनाया। और चष्टन ने जो उपाधि धारण की थी वो थी महाक्षत्रप की। कौन सी उपाधि थी? महाक्षत्रप की उपाधि। इसका बेटा जयदामन क्षत्रप की उपाधि से ही संतुष्ट रहा और इसने संभवतया शासन न करके अपने पुत्र रुद्रदामन को शासन सौंप दिया। उसके बाद रुद्रदामन शासक बना और रुद्रदामन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। रुद्रदामन ने भी कौन सी उपाधि धारण की? महाक्षत्रप की उपाधि धारण की, और इसकी राजधानी भी कौन सी थी? उज्जैन थी। ये उज्जैन जो थी ये किसकी राजधानी थी? रुद्रदामन की। रुद्रदामन का राज्य इस समय पश्चिम में सिंधु तक था, उत्तर में मथुरा तक था, दक्षिण में आपके सातवाहन राजवंश की सीमाओं को छूता था। अब ये जो रुद्रदामन शासन कर रहा था, तो रुद्रदामन के समय सातवाहन वंश जो है वो साउथ में शासन कर रहा था, और सातवाहन वंश का राजा था उस समय वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। तो रुद्रदामन का वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से 2 बार संघर्ष हुआ और पुलुमावी को 2 बार इसने हरा दिया, 2 बार हराया। ऐसा माना जाता है कि रुद्रदामन जो था, इसका जो पिता था वो पहले ही गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हो चुका था, इसलिए रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया हुआ था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के साथ किया हुआ था, इसलिए इसको छोड़ दिया था। रुद्रदामन एक बड़ा राजा हुआ, शक्तिशाली राजा हुआ, और इसके समय जो सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील, ये सुदर्शन झील कहाँ है दोस्तों? ये गिरनार, जूनागढ़, गिरनार वर्तमान में जूनागढ़ गुजरात में है, जिसका निर्माण कराया था पुष्यगुप्त वैश्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था। इस सुदर्शन झील जो थी, इसकी जो पाल थी वो टूट चुकी थी, और ऐसा बताया जाता है कि 25 हाथ चौड़ी एक खाई, 25 हाथ लंबी और लगभग 75 हाथ गहरी एक खाई उस सुदर्शन झील की पाल में बन चुकी थी। यानी बहुत पानी इसमें से निकल चुका था, चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। रुद्रदामन की मंत्री परिषद ने मना किया था कि इसकी मरम्मत कराने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, इसलिए रुद्रदामन ने अपने निजी धन में से इस सुदर्शन झील की मरम्मत कराई और पहले से 3 गुनी मजबूत ये पाल बनवाई और सुदर्शन झील को एक अस्तित्व प्रदान किया। यानी एक उल्लेखनीय काम रुद्रदामन ने किया और भारतीय लोगों में अपनी एक छवि स्थापित की। ठीक है, तो रुद्रदामन एक महत्वपूर्ण राजा हुआ, और इसने जब इस सुदर्शन झील की मरम्मत कराई तो यहाँ गिरनार में एक अभिलेख लगवाया, जिसे गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। यह अभिलेख लगवाया था इसने 150 एडी में, यानी 150 ईस्वी में इसने अभिलेख लगवाया, और इस अभिलेख से रुद्रदामन की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, साथ ही सुदर्शन झील की भी जानकारी मिल जाती है। इस अभिलेख को इसने संस्कृत भाषा में लिखाया था और ब्राह्मी लिपि में। इससे पहले जितने भी भारतीय राजा हुए उन सब के अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, लेकिन इसने संस्कृत भाषा को प्रश्रय दिया और संस्कृत भाषा में इसने और ब्राह्मी लिपि में इसने ये अभिलेख लगवाया था। रुद्रदामन बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, ये एक कवि था और वीणा वादन किया करता था। तो भारत के प्रसिद्ध वीणा वादक शासकों में रुद्रदामन का नाम उल्लेखनीय है। ऐसा बताया जाता है कि रुद्रदामन ने
जो वैष्णव धर्म था या जो वैदिक धर्म था उसे अपना लिया था। इसलिए बहुत सारे भारतीय शासकों ने अपने स्वयंवरों में रुद्रदामन को आमंत्रित किया और इसने बहुत सारी भारतीय राजकुमारियों से विवाह किया था। यानी इस समय तक आते आते जो शक थे वो भारतीय समाज में घुल मिल गए थे। लेकिन समय की परिस्थितियों के हिसाब से रुद्रदामन का जैसा ही अंत हुआ, उसके बाद जब इसके बेटे शासन करने लगे तो वो ज़्यादा स्थायी नहीं रह पाए और जब सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी शासक बना तो उन्होंने इसके काफ़ी क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। यानी शकों को उसने पराजित करके उत्तर की ओर भगा दिया और लगभग 5वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में 375 एडी के आसपास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस भारत की पश्चिमी क्षेत्र से, काठियावाड़ क्षेत्र से शकों के अंतिम राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और उनका उन्मूलन कर दिया। और उस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उस समय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। तो इस प्रकार से शकों की ये जो शाखा थी ये भी समाप्त हो गई। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहलव। पहलव जो थे वो सीर दरिया में शकों को पराजित करते हुए एंटर हुए थे। मूल रूप से पहलव कहाँ के थे? पहलव पार्थिया के थे। पार्थिया, एक पर्शिया है एक पार्थिया है, और ये पहलव और पल्लव अलग अलग है, ध्यान रखना। पल्लव जो थे वो दक्षिण भारत के कांचीपुरम में इनका शासन था। कांची जो तमिलनाडु में पड़ता है, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। ये अलग राजवंश है, ये भारतीय राजवंश है। कांचीपुरम में इनका शासन था। ये पहलव हैं, ठीक है, यानी पार्थियन। इनको क्या बोलेंगे? पार्थियन बोलेंगे, क्योंकि ये पार्थिया के थे, ठीक है। तो पार्थिया के निवासी थे। बाद में इन्होंने शीर दरिया में किसको पराजित किया? शकों को पराजित किया। बाद में ये बैक्ट्रिया में भी शकों को पराजित किया। बाद में इन्होंने ईरान में भी शकों को पराजित किया। फिर सीस्तान में शकों को पराजित किया, यानी शकों के पीछे पड़ गए। उनको पराजित करते हुए भारत में एंटर हुए और इनका शासन, पहलवों की राजधानी रही भारत में तक्षशिला। कौन सी राजधानी रही? तक्षशिला इनकी राजधानी रही थी भारत में, ठीक है। किनकी? पहलव राजवंश की। इनका पहला जो राजा भारत में हुआ था उसका नाम था मित्रदात फर्स्ट। इस मित्रदात फर्स्ट ने ईरान में इस राजवंश की स्थापना की थी। उसके बाद मित्रदात द्वितीय के समय शकों को पराजित किया गया। भारत में जब ये एंटर हुए तो भारत में इनका पहला राजा हुआ था बोनोनीज। भारत में इनका पहला राजा कौन सा हुआ? बोनोनीज हुआ, जिसकी राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। उसके बाद इस राजवंश में राजा हुआ गोंडो फर्नीज। इसका शासनकाल 20 से 46 एडी के आसपास रहा। इस गोंडो फर्नीज के टाइम पे भारत में एक ईसाई संत आया था। भारत में सबसे पहला जो ईसाई संत आया था उसका नाम था सेंट थॉमस। ये सेंट थॉमस किसके शासनकाल में आया था? पहलव शासक गोंडो फर्नीज के शासनकाल में आया था। और इस सेंट थॉमस ने अपने विवरण में गोंडो फर्नीज को संपूर्ण भारत का शासक बताया था। अब देखिए, गोंडो फर्नीज संपूर्ण भारत का शासक तो था नहीं। ये सेंट थॉमस ने इसलिए बढ़ा चढ़ा के कहा होगा कि सेंट थॉमस को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की गोंडो फर्नीज ने अनुमति दी होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये जो गोंडो फर्नीज जो शासक था, इसके जो वंशज थे भारत में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए और संभवतया किसके अधीन हो गए? कुषाणों के अधीन हो गए, क्योंकि पश्चिम से अब कुषाणों का आक्रमण हो गया। यानी हम जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें कुषाण राजवंश को पढ़ेंगे। तो कुषाण वंश ने गोंडो फर्नीज को पराजित कर दिया और गोंडो फर्नीज के वंशजों को पराजित कर दिया और अपना छत्रप बना लिया। एक आपको उदाहरण इनको देखने को मिलेगा। जब अपन रुद्रदामन पढ़ते हैं तो रुद्रदामन का जूनागढ़ या सौराष्ट्र में कहूँ, यानी वर्तमान में गुजरात, यहाँ का एक गवर्नर था जिसका नाम था सुविशाख। इसी ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। ये एक पार्थियन था। कौन था? पहलव था, पार्थियन था सुविशाख, जो किसका गवर्नर था? रुद्रदामन का गवर्नर था। यानी इनकी स्थिति बाद में
कैसे किसके रूप में हो गई, क्षत्रप के रूप में हो गई, यानी राजा नहीं रहे, एक क्षत्रप हो गए, छोटे से क्षेत्र के राज्यपाल बन चुके थे। इस तरह से पहलवों का काफी समय तक भारत पर इस तरह से प्रसार रहा था, काफी इनका शासन रहा था। और इनकी राजधानी की अगर बात करें तो इनकी राजधानी तक्षशिला रही थी। अब बात आती है कि इन तीनों ही राजवंशों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यवनों की, कि यवनों का भारत पर क्या प्रभाव रहा। तो यवनों के भारत आने के बाद जो यूनानी और भारतीय दर्शन जो था उसने पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई। यानी यूनानियों के पास अपना एक दर्शन था और भारतीयों के पास अपना एक दर्शन था। जब दोनों मिले तो इन्होंने पूरे विश्व में अपनी एक धाक जमाई थी। तो यूनानी भारतीय एक दूसरे की संस्कृति को समझने लगे थे, तो यूनानी संस्कृति भारत में और भारतीय संस्कृति यूनानियों तक पहुंच गई। दूसरा, यूनानियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था, जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में सबसे बेस्ट धर्म था, उस धर्म को इन्होंने अपनाया था। और मेनांडर का जो उदाहरण मैंने आपको बताया था, मेनांडर को बौद्ध भिक्षु नागसेन ने जो है कौन से धर्म में दीक्षित किया था, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तीसरा, इनके समय से ही गांधार शैली का अस्तित्व शुरू हुआ। गांधार शैली की एक तरह से शुरुआत किसके समय हुई, तो वो यवनों के टाइम पे हुई। अगर गांधार शैली अपने चरमोत्कर्ष पर किसके समय पहुंची ये पूछा जाए आपसे, तो ये अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचेगी कुषाणों के काल में। ठीक है, और उसमें एक हेलेनिस्टिक आर्ट जो है वो स्टार्ट होगी, हेलेनिस्टिक आर्ट। अगर हेलेनिस्टिक युग आपसे पूछे तो हेलेनिस्टिक युग माना जाता है सिकंदर का युग। सिकंदर के समकालीन जो जितने भी राजा थे उन सबको कंट्रोल करना हेलेनिस्टिक युग के नाम से जाना जाता है। तो गांधार शैली की एक तरह से शुरुआत किसके समय हुई, यवनों के समय हुई। इसी के साथ भारत में यूनानियों ने जब यवन जो भारत में आए, जैसे हेलियोडोरस, तो उसने एक गरुड़ ध्वज या आपके गरुड़ स्तंभ, या मैं कह सकता हूँ बेसनगर में जो उसने विष्णु स्तंभ लगवाया था या विष्णु ध्वज लगवाया था, तो वो उसने स्थापित करवाया था। तो वो भागवत धर्म से प्रभावित तो हुआ ही था। दूसरा, यूनानियों से भारत को क्या सीखने को मिला, तो यूनानियों से भारतीयों को होरा शब्द मिला, होरोस्कोप यानी ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान को सीखने में और मदद मिली। यानी भारतीय पहले ज्योतिष तो जानते थे, लेकिन उसमें जब यूनानियों की ज्योतिष का और मिश्रण हुआ तो भारतीय ज्योतिष और उन्नति कर गया। ठीक है, तो ये प्रभाव रहा यवनों का। इसके अलावा इनका एक प्रभाव और भी रहा, वो था सिक्के। सिक्के यवनों ने सबसे पहले जो थे वो स्वर्ण सिक्के चलाए थे। अगर पूछे आपसे भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे, तो वो यवनों ने चलाए थे। ठीक है, और इन सिक्कों पर इन्होंने सबसे पहले अभिलेख लगवाए, अभिलेख लिखवाए। तो अभिलेख युक्त सिक्के किसने लगवाए, अभिलेख युक्त सिक्के किसने चलाए या किसने लिखवाए अभिलेख सिक्कों पर, तो वो यवनों ने लगवाए। इसके अलावा सांचों में ढालकर जो है वो सिक्के इन्होंने चालू किए थे। सांचों में ढाले गए सिक्के, यानी इनके समय तक आते आते जो सिक्के थे वो सांचे में ढलने लगे। उससे पहले सांचों में कोई सिक्का ढाला नहीं जाता था। भारतीय सिक्के पंचमार्क सिक्के होते थे, आहत सिक्के होते थे। ठीक है, तो सांचों में इनके समय सिक्कों को ढालने लग गए, तो भारतीय भी अब सांचों में सिक्कों को ढालने लग चुके थे। ठीक है, तो ये एक प्रभाव रहा यवनों का। शकों का भारत पर कोई दूरगामी प्रभाव नहीं रहा, और पहलवों का भी भारत पर कोई दूरगामी प्रभाव नहीं रहा। ये दोनों ही जो तीनों ही जो राजवंश थे, जो विदेशी थे, इन तीनों ने ही बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, इस प्रकार से ये जो विदेशी राजवंश थे, यवन, शक और पहलव, ये विदेशी आक्रमणकारी थे जो भारत में प्रसार कर गए। पहले यवन आए, यवनों को पुश कर, जब पुश यहाँ से बैक्टीरिया से शकों ने किया तो ये भारत में घुस गए। फिर शकों को जब पहलवों ने पुश किया तो ये भारत में घुस गए, और पहलवों को जब कुषाणों ने पुश किया तो ये भारत में घुस गए। समझ गए? इस तरह से एक क्रम से आए, पहले यवन, फिर शक, फिर पहलव, और इनके बाद आएंगे कुषाण, जिसको हम अगली वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लें, और अगर आपको एक बार में ये चीज समझ नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लें। आपके फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप हमारे चैनल पे डाली हुई है,
इसका कोई चार्ज नहीं है, 2 बार देखिए 3 बार देखिए, जितना जब तक समझ नहीं आए तब तक पढ़ो इसको। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से आपको देखने को प्रश्न एग्जाम्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन कर रहा हूँ। अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।